प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्लाह खान हूँ। प्रोग्राम है परदेश से देश तक, और आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान में के ऐसे बासियों की कहानी आपके सामने लेकर आते हैं जो कि बैरून मुल्क काफ़ी अरसे से मुकीम है, और बैरून मुल्क होते हुए जब वो पैसे कमाते हैं अपने पैसों को पाकिस्तान में भिजवाकर यहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, ज़मीन ख़रीदते हैं और उन पर कोई नाजायज़ कब्ज़ा कर लेता है। बहुत सारी स्टोरीज़ हमारे प्रोग्राम में इसी मसले से मुतालिक आती हैं, और आज जिस स्टोरी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बुनियादी तौर पर फॉलोअप है, क्योंकि इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं प्रोग्राम में और अभी तक इनका मसला हल नहीं हुआ। मैं मुख्तसरन इस मसले से मुतालिक आपको बता देता हूँ और बाकी की कहानी जो है वो ख़ुद मुतासरा शख्स आपको बताएंगे। मोहम्मद शफीक साहब हैं जिनके ज़रिए से ये मसला या ये कहानी हम तक पहुँची, जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, और फैसलाबाद का इलाका झंग में इनके फूफा ने एक ज़मीन ख़रीदी थी 23 एकड़, और इसको ये ज़मीन ख़रीदने के बाद कानूनी तौर पर वो इसके मालिक बन गए क्योंकि उन्होंने अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा ली। लेकिन उनकी वफ़ात के बाद ये ज़मीन उनके बच्चों के नाम पर आना चाहिए थी, लेकिन चूँकि बच्चे छोटे थे तो उनके रिश्तेदारों ने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए इस ज़मीन को जाली कागजात तैयार करवा के अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लिया। जब मालूम हुआ मोहम्मद शफीक और उनके दीगर अजीज़ों को और उनके बच्चों को कि ये ज़मीन जो है इस पर कब्ज़ा कर लिया गया है, तो अदालत से रुजू किया गया। अब ये ज़मीन 18 एकड़ जो है वो तो इनको वापस मिल गई है, वागुजार हो गई है, लेकिन 5 एकड़ पर तनाज़ा अभी भी चल रहा है। तो मोहम्मद शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और फिर दीगर कुछ लोगों की राय भी इस पर मालूम करेंगे। मोहम्मद शफीक साहब, ये आपने बताया कि ये मोहम्मद हमीद जो हैं, जो मेरे तक स्टोरी पहुंची है, इस सियासी ताल्लुकात के बिना पर इन्होंने कब्ज़ा कर रखा है और अभी तक ये कब्ज़ा जो है वो नहीं छोड़ रहे। ये 18 अगर एकड़ का कब्ज़ा मिल सकता है तो बाकी का क्यों नहीं मिला? बाकी ज़मीन पर तनाज़ा क्यों है? जी असदुल्लाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर फॉलो अप प्रोग्राम। जे बेसिकली 23 एकड़ थे। ये दो डिफरेंट जो मौजा जात हमारे यहाँ वहाँ पे मौजा कहा जाता है, जैसे आप कह लें चक नंबर 2 चक नंबर्स में अलग-अलग जो ना ये जमीन थी। 18 एकड़ मौजा बम में थी और 5 एकड़ जो है वो मौजा तुर्बत हाजी शाह में थी। ठीक है। जो 18 एकड़ जिसका हमें कब्जा मिल गया है 2 साल की जदोजहद के बाद, 2-3 साल तो लग गए थे, वो इसलिए मिल गया क्योंकि वो मुश्तरका खाता नहीं था। वो एक सिर्फ सिंगल खाता था जो कि मेरी फूफा के नाम पे था। उनकी वफात के बाद मेरी फूफी और बच्चों के नाम पे ट्रांसफर हो गया और उसका कब्जा हमें मिल गया। जो 5 एकड़ थे, इसमें ऐसा हुआ था कि जब ये 5 एकड़ खरीदे गए थे, हमीद साहब ने और मेरे फूफा ने मिलके ये 10 एकड़ खरीदे थे। 5 एकड़ हमीद के थे और 5 मेरे फूफा के थे, और वो एक मुश्तरका खाता था। और जो कानून वो ये कहता है कि आप उस वक्त तक जमीन का कब्जा नहीं दे सकते दूसरे बंदे को जब तक वो उसकी डिवीजन ना हो जाए। अभी असूली तौर पे हमीद को ये चाहिए था कि वो 5 एकड़ छोड़ देता, 5 एकड़ जो उसके हैं वो रखता, लेकिन उसने उसके साथ साथ, जैसे आपने इंट्रो में भी बोला, ये जमीन तो जब वफात के बाद तो मेरे फूफा के नाम पे एक दफा ट्रांसफर हो गई। उसके बाद हमीद साहब ने एक कोर्ट में केस कर दिया इस्तकरारे हक का, दोनों जमीनों के रिलेटेड, 18 एकड़ और 5 एकड़ के रिलेटेड, कि ये जमीन तो मेरी है और ये गलती से जो है ना वो मेरे जो फूफा थे उनके नाम पे हो गई थी। अब वो फौत हो गए हैं तो उनके बच्चे जो जमीन जो मुझे नहीं दे रहे। जब इनको यहाँ पे पता चला मेरे कजन्स को और फूफी लोगों को, तो वो काफी परेशान भी हुए इस मामले में, और फिर काफी लिटिगेशन भी हमें भुगतना पड़ी थ्रू कोर्ट्स एंड सिविल कोर्ट्स। और सिविल कोर्ट्स में कुछ हर्डल्स भी आए, लेकिन कुछ बहुत अच्छे ऑफिसर्स भी आए और जिन्होंने केस को देखा और उन्होंने वो पूरा रिकॉर्ड देखा पिछले 30-35 साल का कि इनके मालिक तो ये हैं। और उस हवाले से अभी एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये जो 5 एकड़ जो जमीन अभी रहती है, इसमें हमीद साहब जब ये विरासती इंतकाल हुआ था मेरे फूफा से बच्चों के नाम पे, ये हमीद साहब उसमें विटनेस हैं और एक हमारे जो मौजा का था नंबरदार वो विटनेस था। जो ये 2 विटनेस हैं, जो ये विटनेस वो होते हैं जब लीगल ट्रांसफर होती है प्रॉपर्टी की अपने लीगल हेयर्स में, तो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हाँ ये करेक्टली इसके जो है ना लीगल हेयर्स हैं। और हमीद साहब उसके विटनेस भी हैं और उसके बाद वो कोर्ट में केस भी कर रहे हैं कि ये इस्तकरारे हक का ये जमीन ही मेरी है। सो ये एक सीधा सीधा फ्रॉड का केस भी बनता है हमीद साहब के खिलाफ,
सो अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है ना इसको या कोर्ट पर जो है वो इसको पुलिस के को रेफर कर दे कि एक बंदा जिसने विटनेस किया है लीगल हेयर्स को सही है। और बाद में हाँ नहीं, 5-10 लेकिन साल के मैं बाद वो आपसे यही क्लेम पूछने करने वाला था कि आप जब देखें ज़मीन वापस आपके नाम पर आ गई 18 एकड़, तो इसका मतलब तो ये है हुआ कि उस शख्स ने इस पर नाजायज़ तौर पर कब्जा किया था और हेर फेर और जालसाजी के साथ कब्जा किया था। तो सिर्फ ज़मीन आपको मिली है, फ्रॉड करने वाले शख्स को सज़ा कोई नहीं मिली? सर वो ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो क्रिमिनल केस जो है ना मेरे ख्याल में कोर्ट से रेफर करेंगी तो वो जरा इजी होगा। शफीक साहब, ये आप क्या अदालत में ये मुकदमा लेकर नहीं गए अदालत के पास कि जी ये फ्रॉड किया था इस शख्स ने, इसको सजा दी जाए? इसमें बात ये देखें कि उसका एक केस चल रहा है अभी सिविल कोर्ट में, वो सिविल कोर्ट में इस्तकरार हक का केस चल रहा है जिसमें उसने ये क्लेम किया है। अभी उसमें सिविल कोर्ट ने जो सबसे खूबसूरत बात की है कि उसने स्टे नहीं दिया और उसने उसको मैटर को अभी पेंडिंग है सिविल कोर्ट में, और जो ही सिविल कोर्ट में वो डिक्लेयर होगा, क्योंकि सिविल कोर्ट में ये हम एप्लीकेशन जरूर देंगे उसके साथ कि ये इस एविडेंस जो सबमिट करेंगे कि ये उसने ऑलरेडी लीगल हेयर्स आइडेंटिफाई किए हैं और वहां पे सिग्नेचर्स भी किए हैं, और वही बंदा जो लीगल हेयर्स आइडेंटिफाई कर रहा है और बाद में वो 2 साल के बाद वो क्लेम कर रहा है कि नहीं ये तो प्रॉपर्टी मेरी है। तो असल में तनाज़ा शुरू हुआ था बेसिकली असदुल्ला साहब, ये क्योंकि रिश्तेदारी का मामला थे और इनमें इन्होंने रकबा जो एक्चुअली था ना वो हमीद साहब को ठेके पे दे दिया था, और जब हमीद साहब ने ये देखा कि ये तो अभी जो फॉरेन में बैठे हैं ये नहीं आएंगे और अपने असर और रसूख जो सियासी हैं या सिविल ब्यूरोक्रेसी के साथ डीलिंग्स हैं उसको यूज करते हुए उसने ये सोचा कि मैं 23 एकड़ को जो है ना हजम कर लूंगा। तो उसने कुछ अरसे से ठेका भी देना बंद कर दिया। राशिद लोधी साहब की राय मालूम करना चाह रहा हूँ शफीक साहब, फिर मैं आपके पास वापस आता हूँ। राशिद लोधी साहब, किसी जमीन पर कोई शख्स कब्जा करता है और जिसकी जमीन पर कब्जा होता है वह जब अदालत में चला जाता है और अदालत में वो केस जीत जाता है, उसको वापस अपनी जमीन मिल जाती है, तो ऑटोमेटिकली ये साबित हो जाता है कि ये जो शख्स इस पर दावेदार था वो झूठा उसका दावा निकला, तभी तो जमीन अदालत ने वापस की। तो जो झूठा दावा करता है या जमीन को अपने कब्जे में कर लेता है ऑटोमेटिकली उसको सजा नहीं मिलती? सर अर्शद साहब, गुजारिश ये है कि जो इनकी जायदाद के ऊपर नाजायज कब्जा किया गया था और वापस इनको कब्जा अदालत के थ्रू मिल गया है, इसके ऊपर ये तो एक सिविल रेमेडी थी जो अवेल की है जमीन की बाबत। इसी की बाबत जो है चूंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस भी है, किसी की जायदाद के ऊपर नाजायज काबज होना, झूठा उसका दावेदार बनना, उसके डॉक्यूमेंट्स फोर्सली उसको प्रिपेयर करना, इसके मुतल्लिक क्रिमिनल लायबिलिटी जो है वो भी फिक्स होना है। और ये प्रेसिडेंट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट केस पे मौजूद हैं कि क्रिमिनल और सिविल जो प्रोसीडिंग्स हैं दैट कैन बी रन साइड बाय साइड, तो ये दोनों चल सकती हैं इकट्ठे। तो इसलिए इनको एफआईआर का अंदराज जो है वो कराना पड़ेगा, वहाँ जाके एसएचओ के पास जाएं कि ये इस तरह से बंदे ने क्रिमिनल ऑफेंस किया है, तो उस एप्लीकेशन की बुनियाद पर मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ है, जब कोई एप्लीकेशन देता है रजिस्ट्रेशन एफआईआर के लिए तो वहाँ इनकी एफआईआर का अंदराज होगा, वो मुलजिम जो है वो गिरफ्तार होंगे, तो वो एक अलहदा से जो है रेमेडी इनको अवेल करनी चाहिए। अगर आप कहें कि सिविल कोर्ट इसका तयन करेंगे कब्जा वापस दिलाने के साथ सजा का भी करे, तो वो सिविल कोर्ट के पास ये रेमेडी अवेलेबल नहीं है। सिविल कोर्ट जो है वो राइट को डिटरमिन करती है। ठीक है, अब मेरा राशिद मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था, ये तनाज़ा था बुनियादी तौर पर 23 एकड़ रकबे का, जिसमें से 18 एकड़ ने वापस मिल गई है क्योंकि ये एक मौजे में आती थी और जो बाकी के 5 एकड़ है वो दूसरा मौजा उसको लगता था, तो एक का फैसला हुआ, दूसरे का फैसला भी नहीं हुआ। तो एक की बुनियाद पर तो प्ली ली जा सकती है कि बाकी का रकबा भी इन्हीं का है क्योंकि डॉक्यूमेंट सेम है सबके। वो मौजा मुख्तलिफ हो जाने से फर्क नहीं पड़ता है। अगर सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, वो दोनों जो मौजे हैं अगर वो एक ही उस सिविल कोर्ट की जहां दीवानी अदालत में ये गए हैं, तो इनको तो ये दोनों का करना चाहिए था। सपोज अगर उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, किसी और शहर में है, तो वहां जाके ये कर सकते हैं। और डेफिनेटली जो एक दफा इनके हक में फैसला आ गया है तो उसका बेनिफिट जो है इसको डेफिनेटली मिलेगा, और ये बाकी जमीन भी, बाकी माना जो जमीन है ये भी इनको वापस मिल जाएगी। आइए जानते हैं मुतासरा खातून रानी अजीज का मौकफ इन्हीं की जुबानी। जमीन सी बड़िया मेहनत मुशक्कतां ने बनाई सी उन्हें, फिर इन्होंने काफ़ी साल दे भांदे सानू कुछ नहीं दिंदे सी। जदों कहना भी ठेका दे, केड़ा ठेका, इत्थे कुछ होंदा केड़ा ठेका। फिर जे
ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21ਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਹੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਠੇਕਾ, ਆਪੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਖਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਏ ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਦ ਦਿੱਤੀ ਆ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ 5 ਖੇਤ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਹਮੀਦ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ 5 ਖੇਤਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਦਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਸਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭਲੇ ਮਾਨਸ, ਮੇਰਾ ਖਾਵਾਂ ਵੀ ਭਲਾ ਮਾਨਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ 5 ਖੇਤ ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਮੰਗਣਾ ਹੋਣਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਬਣ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਸੇ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਝੰਗ ਤੇ ਦਿਲਬਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਲੀਜ਼ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਉਹ 5 ਖੇਤ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੋ। ਉਹਨਾਂ 5 ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੇਕਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਆ, और साड़ी जमीन लेके दो, थोड़ा भला होवे, अल्लाह करे। इस पर मेरा ख्याल है शफीक साहब भी कुछ चाह रहे हैं या वजाहत करना चाह रहे हैं, तो एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। मोहम्मद शफीक साहब, ये जो सवाल अभी मैंने जाते हुए किया था राशिद लोधी साहब से, इस पर शायद आप कुछ कहना चाह रहे थे या वजाहत करना चाह रहे थे। मेरा क्योंकि सवाल ये था, एक आम आदमी के हैसियत से मेरे समझ में आता है, ज़ाहिर है कानून को मैं नहीं समझता उस तरह से जिस तरह से आप समझते हैं एज लॉयर या एक लीगल एक्सपर्ट के। ये एक मौजे में जब ज़मीन है वो अब आपको मिल गई है, तो क्या दूसरे मौजे में मौजूद ज़मीन क्या उसी सिविल कोड के अंडर नहीं आ रही? दोनों का फैसला एक वक्त में क्यों नहीं हुआ? जी, मैंने पहले आपको थोड़ा सा बताया था। वो ये है कि 2 मौजाजात हैं। एक का सिंगल खाता था जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे फूफा के नाम पे था, और दूसरे जो 5 एकड़ है उसका मुश्तरका खाता था। अच्छा। कानून ये कहता है कि जब तक मुश्तरका खाता को डिवाइड ना किया जाए, तकसीम ना किया जाए, तो जब तक तकसीम नहीं होगी तो आपको पोजेशन नहीं मिलेगा। और उसमें एक और आपको बात बताते चल रहा हूँ कि इसका जो पोजेशन का ऑर्डर है ना, जो रेवेन्यू कोर्ट से है, वो एंड ऑफ 2016 मेरे ख्याल में अक्टूबर या दिसंबर में 2016 में हमें ऑर्डर मिल गया है पोजेशन का, लेकिन हमें पोजेशन नहीं मिला। यानी कि उसको बेदखली कहते हैं, जो वहां की जुबान यूज होती है। वो बेदखली की कार्रवाई जो है ना, वो रेवेन्यू कोर्ट्स ने करनी है। ठीक है, रेवेन्यू कोर्ट्स में वो आते हैं जैसे तहसीलदार है और डीसीओ साहबान है। तो वो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि विद इन नेक्स्ट वीक, जो आपके प्रोग्राम की वसाफत से भी मैं ये कहूंगा कि हो सकता है कि नेक्स्ट वीक तक ये पोजेशन के लिए कोई कार्रवाई हो, तो हम जरूर आपके चैनल वालों को भी बताएंगे ताकि वो अपना इस चीज को कवर भी कर सकें। और उसके साथ साथ जो एक और बात भी थी, अभी आपने राशिद लोधी साहब से पूछा था, मेरा ख्याल में वो थी इन रिलेशन टू क्रिमिनल, जो FIR की बात राशिद साहब कर रहे थे। इसमें थोड़ा सा इशू ये आता है कि ये लोग फॉरेन में बैठे हैं, ठीक है ना, जो विक्टिम्स हैं, जिनके साथ
ये सारा कुछ हुआ है। जी। अब प्रॉब्लम ये है कि उनको पाकिस्तान में जाके FIR करवाना, पुलिस स्टेशन के वो जो धक्के खाना, तो वो थोड़ा सा जो है ना, जितने भी ये यूके में लोग बैठे हैं, यहाँ पे तो पुलिस का हिसाब ही डिफरेंट है ना। आप फोन पे कार्रवाई जो अपनी रिपोर्ट कर दें और वो पुलिस उस पर एक्शन लेती है, डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं, सारा कुछ हो जाता है, और विटनेस को सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में जब एविडेंस देनी है तब आना पड़ता है। तो पाकिस्तान में थोड़ा सा कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है कि वहां पे पुलिस को जो एक्टिवेट करने के लिए पेट्रोल डालना पड़ता है। तो जो जहाँ के जो लोग हैं, यूके में रहते हैं, यूके के रेजिडेंट है, वो इस चीज के आदी नहीं है। तो उनके लिए ये ऐसे करना, ये मेरे ख्याल में जो करंट सिनारियो पाकिस्तान का प्रोसीजरल सिनारियो है, तो उनके लिए काफी मुश्किल है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि अभी तक रिपोर्ट नहीं हो सका। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हमारे साथ मोहम्मद इमरान भी मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे हैं इमरान खान। इमरान खान साहब, ज़रा बताइएगा कि आपने मोहम्मद हमीद साहब से बातचीत की जो इस ज़मीन पर काबिज़ थे, वो क्या कहते हैं इस ज़मीन पर के मालिक होने के हवाले से? उनका दावा क्या है, या वो मानते हैं कि उन्होंने कब्जा किया था इस पर? जी बिल्कुल। ये जब हमीद साहब के पास हम उनका मौक़िफ़ लेने के लिए गए तो हमीद ने तो इस सूरत-ए-हाल पर मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया, मगर उनके बेटे से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये एक मुश्तरका खाता था, इनके दादे की ये विरासती ज़मीन थी, जिसके बाद ये तकसीम हुई, लेकिन बदकिस्मती से तकसीम के बाद इसमें रंग नहीं भरे गए, जिसकी वजह से ये इस बात की तस्दीक करना कि ये खसरा और खाता नंबर किसके नाम है और दूसरा खसरा और खाता नंबर किसके नाम है। जब 92 न्यूज़ ने पहले इस मामले को हाईलाइट किया तो मकामी इंतजामिया जो है वो हरकत में आई और फौरी तौर पर इस मामले की जो उन्होंने शफाफ इंक्वायरी की और इनके फरीक अव्वल के जो हक में फैसला दे दिया, मगर पुलिस ने और रेवन्यू हुकाम ने जमीन का कब्जा वागुजार करवाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए और अभी भी उस पर हमीद और उसके बेटे काबिज हैं। असल में सूरत-ए-हाल यह है कि पाकिस्तान में जो है वो कमजोर कानून साजी के बहस ऐसे वाकयात पेश आते हैं, यानी कि अगर आप किसी के मकान, प्लाट या दुकान पर कब्जा कर लें और एक सफेद कागज पर उनका मुआहदा बना लें और अदालत में जाके उसका स्टे लें, तो उस आपकी आने वाली 7 नस्लें उस केस में या उस जगह को वापस जो है वो वागुजार कराने में लगा देंगे। चाहे आप शहर में रहते हैं, चाहे देहात में रहती हैं, चाहे किसी भी जगह पे रहते हैं, अगर आपकी ज़मीन आपका प्लाट या आपकी दुकान पे कब्जा हो गया है तो यकीनन आपकी उम्र बीत जाएगी उस कब्जे को वागुजार करवाने के लिए। जी सही है। तो अब ये मैं जो बुनियादी मेरा सवाल था कि मोहम्मद हमीद साहब हैं, और तो ये क्या ये बताया गया कि सियासी असर और रसूख रखते हैं, खुद सियासत में इनका कोई अमल दखल है या इनके कोई अजीज रिश्तेदार सियासत करते हैं, तो इनका असर और रसूख है क्या बुनियादी तौर पे? जी बिल्कुल। हमीद का ना सिर्फ सियासी बल्कि पंजाब की हाई लेवल की जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी भी मुकम्मल इसे सरपरस्ती है और जंग की ज़िला इंतजामिया को हर तारीख पर, हर पेशी पर फ्रीकैन जब पेश होते हैं तो ऊपर से बाकायदा उस पर प्रेशर डाला जाता है और फैसला जो हमीद के हक में देने के लिए मकामी इंतजामिया को मुकम्मल दबाव डाला गया है, मगर उसके बावजूद जंग की इंतजामिया ने बिलाखिर इंसाफ के तकाजे पूरे किए हैं और इन अफराद को, जो मुतासर अफराद तो इनके हक में फैसला दिया है, मगर हमीद से अभी तक जो कब्जा है वो वागुजार नहीं हो सका। सही है, कब्जा अभी भी बरकरार, उनका फैसला इनके हक में हो गया, लेकिन सारे के सारे 23 एकड़ पर उनका कब्जा है अभी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, उनके कब्जा है और साथ ही उन्होंने इस फैसले को चैलेंज करने के लिए सिविल कोर्ट का भी रुख कर लिया है। हमारे मुल्क की, हमारे पंजाब की ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि जब भी कोई फैसला किसी महकमे में, किसी इदारे में किया जाता है तो अगला जो स्टेप होता है वो अदालतों का रुख करना होता है कि कोई भी फैसला जो हुआ है उसके खिलाफ या उसके फैसले को मुअत्तल करने के लिए सिविल कोर्ट या सेशन कोर्ट के अदालतों की जानिब करते हैं और फिर वहां पर भी लंबी एक तवील एक अरसा होता है जिसमें ये किया जाता है। हमीद के पास अब हमने मुकम्मल उन्हें टाइम दिया, हमने उन्हें मुकम्मल जो है सबूत उनसे कहा है कि अगर आपके पास कोई सबूत है किसी हवाले से तो वो फराहम करें, हम उनका मौक़िफ़ भी जरूर चलाएंगे, मगर उनके पास ना तो कोई सबूत था और ना ही उन्होंने कोई दिखाना गवारा किया है। सही है। हम तो ये देख रहे हैं कि इस पर अगर इनका दावा है तो वो किस बुनियाद पर है, इसको आपने मैटर को देखने की कोशिश की ना, और आपने उनसे पूछा भी कि अगर आप मालिक हैं, हम नहीं कहते आप मालिक नहीं है, अगर आप मालिक हैं तो आपके पास सबूत क्या है, वो उन्होंने नहीं दिखाए, यही बात हुई ना?
जी बिल्कुल, ऐसे ही हमने उनसे मुतादिद बार रब्ता किया, हम उनके घरों में गए, उनके गांव में गए, उनसे कहा कि आपके पास इस जमीन की मालकियत कोई भी सबूत है, कोई भी प्रूफ है तो आप हमें फराहम करें ताकि हम उस मामले को, आपके मौक़िफ़ को भी मंजर आम पे लाएं और हम बताएं दूसरे फरीक़ों को आप सच्चे हैं झूठे हैं। मगर हमीद की जानिब से मुसलसल जो है टाल मटोल और सिर्फ धमकी ही दी गई है। तो शफीक साहब जो हैं वो अब होपफुल हैं, शफीक साहब आपके 1-2 हफ्ते में कब्जा मिल जाएगा आपको? मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक या फॉलोइंग वीक जो है ना, 1 या 2 वीक में जो 5 एकड़ का कब्जा रहता है, क्योंकि उसके जो रंग बनने की बात है वो 2016 में भरे गए थे, तकसीम हो गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ना पोजेशन जो हमें नहीं दिया गया, तो वो पोजेशन जो अभी तक चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगले 1 या 2 वीक के अंदर अंदर ये पोजेशन मिल जाएगा और आपके नुमाइंदा जो इमरान खान साहब है वो मेरे ख्याल में जब रेवेन्यू जाएगा डिपार्टमेंट वहां पे और पुलिस साथ में जाएगी तो वो वहां पे मेरे ख्याल में उसको इतला जरूर मिल जाएगी, वो भी कवर कर सकते हैं कि क्या पोजीशन है क्या नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद शफीक साहब, और इमरान खान आपका भी बहुत शुक्रिया हमें शिरकत करने के लिए। राशिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक मुख्तसर ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और कहानी की तरफ बढ़ेंगे और आपको बताएंगे हाजी रफ़ीक साहब और उनके भाइयों का जो मामला है वो किस मुश्किल में है। उन्होंने 2004 में एक सोसाइटी के अंदर ज़मीन ख़रीदी थी, लेकिन आज तक इस सोसाइटी में ख़रीदी गई इस ज़मीन पर उनको कब्ज़ा नहीं मिला, और इस मरतबा कब्ज़ा करने वाला कोई और नहीं है बल्कि बहुत बड़ी सोसाइटी के ख़ुद मालिकान हैं जो कब्ज़ा नहीं दे रहे हैं। इनको ज़मीन के पैसे वसूल कर लिए, डॉक्यूमेंट्स दे दिए, लेकिन कब्ज़ा नहीं दिया, और आज तक इन्हें ये मालूम नहीं है कि इनके पास जो ज़मीन ख़रीदी थी इन्होंने वो कहाँ पर, ग्राउंड पर कहाँ पर वाक़ है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एक और स्टोरी की जाने में बढ़ेंगे, इस पर भी हम प्रोग्राम में पहले बात कर चुके हैं, और ये मामला बड़ा अजीब है कि ये एक सोसाइटी जो है वो लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है, और अब से नहीं साल से कर रही है इन मुतासरीन के बकौल। हाजी रफ़ीक साहब, इनका ताल्लुक जो है वो काला गुजरा से है, ज़िला झेलम से इनका ताल्लुक है, लेकिन ये लंदन में एक अरसे से मुकीम है। 2004 में इन्होंने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी थी रावलपिंडी के करीब, एक सोसाइटी है एयरपोर्ट के करीब, हाउसिंग सोसाइटी, और यहाँ पर इन्होंने नहीं, सिर्फ इनके सगे भाई ने भी और इनके 2 चचाजाद भाइयों ने भी, यानी इन चारों ने मिलकर वहाँ पर प्लॉट्स ख़रीदे और उसकी मुकम्मल पेमेंट कर दी, और इसके नतीजे में उनको अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिए गए। लेकिन जब ये वहाँ पर कुछ अर्से के बाद कब्ज़ा लेने के लिए गए तो टाल मटोल कर दी गई। जब इन्हें बाकायदा एहसास हुआ कि ये तो टाल मटोल से काम लिया जा रहा है, इनको कब्ज़ा नहीं दिया जा रहा है या इनको बताया नहीं जा रहा कि इनकी एग्जैक्टली ज़मीन कहाँ पर है, तो इन्होंने इदारों से भी रब्ता किया, लेकिन आज तक इनको मायूसी के सिवा इनके हाथ कुछ नहीं आया। और इनका कहना यह है कि सोसाइटी के जो मालिक हैं अनवर कमाल पाशा, उनसे जब इस सूरत हाल में पहली मरतबा रब्ता किया गया और फिर बार बार रब्ता किया गया तो उन्होंने इन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया, और ये मानने से भी कि उन्होंने यहाँ पर ज़मीन ख़रीद रखी है। तो इस पर हम पहले भी प्रोग्राम में बात कर चुके हैं। जानना मैं ये चाहूँगा, हाजी रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं, कि अब तक इसके बाद क्या हुआ है। हाजी रफ़ीक साहब, आप मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं, इससे पहले भी हम इस पर प्रोग्राम कर चुके हैं, क्या किसी ने आपको यकीन दहानी कराई है कि आपने जिस ज़मीन की कीमत अदा की थी वो आपको मिल जाएगी? जी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी तक जनाब कोई दाद रसी नहीं हुई, ना ही उन्होंने कोई फाइनल बात बताई है कि हम आपको 1 महीने में देंगे या 6 महीने में देंगे या कब देंगे। उन्होंने कहा बस जी इंतज़ार करें, हम कर रहे हैं, हमारे पास ज़मीन नहीं है, ये है वो है, बस टाल मटोल के चक्कर में ही है। और करप्शन का ये है कि जो आजकल जो प्रेसिडेंट था उसको भी डिसमिस किया हुआ है, डिस्क्वालीफाइड हुआ है, गालबन राणा उबैद उसका नाम है। तो मैं फिर उनके दफ्तर में भी गया तो वो कह रहे हैं जनाब भाई हमारे पास अभी ज़मीन नहीं है, जब ज़मीन होगी तो हम आपको जब देंगे। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास
उनके पास ज़मीन होती है, लेकिन जो लोकल बंदे होते हैं, जो पाकिस्तान में लोकल हैं, या उनके अपने जो अजीज़ो कारब होते हैं, उनको मोबिलाइज करते हैं, उनको वो दे देते हैं। और जो बैरून मुल्क हमारी तरह जो साल में या 6 महीने बाद जाते हैं और उनको टाल मटोल करके वापस घर भेज देते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये मामला 2004 से चल रहा है। मेरे साथ अब दो मेहमान मौजूद हैं। हामिद अली शहजाद साहब हैं, जॉइंट रजिस्ट्रार रावलपिंडी, और अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, अब सीनियर लॉयर हैं। अजहर सिद्दीक साहब, आपको भी खुशामदीद। हामिद अली साहब, ये मामला आपके भी इल्म में होगा, ये 2004 में इन्होंने जो है वो प्लॉट ख़रीदे और उसकी पेमेंट कर दी, इनको अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिए गए, लेकिन आज तक इनको पता ही नहीं है। फिर सोसाइटी के लोगों ने बताया नहीं कि आपकी ज़मीन कहाँ पर है, और वो मानते ही नहीं है कि आपने यहाँ पर ज़मीन खरीदी है। जी सर, मैं सबसे पहले अपना तारुफ करा दूँ, आपने कुछ तो करा दी है जी। मैं जॉइंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी रावलपिंडी डिवीजन रावलपिंडी, अभी रिसेंटली जो मेरी पोस्टिंग हुई है इधर, ये पोस्ट भी नई है, क्रिएटेड है। ठीक है। और साथ ही मुझे जो है ना अफेयर का डील करने का जो है ना वो दिया गया है कन्वीनियर, ये एयरपोर्ट एम्प्लॉइज सोसाइटी। ये सर बात यह है कि यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी का रूल ये है कि सबसे पहले जो जमीन ली जाती है वो सोसाइटी के नाम पे मुंतकिल की जाती है। उसके बाद डेवलप उसको किया जाता है डेवलपर के जरिए, वो भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सोसाइटी देती है, डायरेक्ट जो है ना वो नहीं करती। यहाँ ये इन्होंने अगेंस्ट द रूल्स ऑफ कोऑपरेटिव स्पेस यहाँ एक एफिलिएशन का एक नया नाम जो है ना वो जारी किया, और उसके तहत इन्होंने एक आदमी से जिसकी वो जमीन थी उससे कॉन्ट्रैक्ट किया सोसाइटी ने कि जी मैनेजमेंट ने, जो एक्स मैनेजमेंट थी, कि जी आप इस तरह करें, डेवलप भी आप करें और आपके नाम पे ही जो है ना वो जमीन भी रहे। डेवलप करने के बाद आप सोसाइटी के मेंबरों को जो है ना वो दे दें, और सोसाइटी को सिर्फ ये है कि 50,000 या 90,000 जो है ना एफिलिएशन फी जो है ना वो पे करेंगे। बाकी जो कास्ट ऑफ लैंड है और कास्ट ऑफ डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट बिल्डर जो है ना वो वसूल कर रहा है सोसाइटी से, वो मेंबर से वो सारी चीजें वसूल कर लेता है। और आपके ख्याल में ये इलीगल हो रहा है सब ना? जी, ये इलीगल, बिल्कुल इलीगल। ये सिर्फ तो फिर सवाल ये पैदा होता है, इसमें सवाल फिर ये पैदा होता है हामिद साहब कि इस पर गवर्नमेंट ने, सरकार ने कोई एक्शन लिया आज तक? क्योंकि ये 2004 से मुतासरीन चले आ रहे हैं और उसके बाद भी बहुत सारे लोग विक्टिम हुए होंगे, तो क्या हमारे यहाँ कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है कि ऐसे फ्रॉड लोगों को पकड़ सके? सर एक्चुअली ये देखें, ये रेगुलेटरी ड्यूटी जो है ना वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की है, आरडीए की है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो देखती है कि ये जो अलॉटमेंट कर रहे हैं ये नक्शे के बगैर अप्रूवल के कैसे ये कर रहे हैं। ये एजीएम हमारी होती है, उसमें ये अपना नक्शा जो है अप्रूव करते हैं, रजिस्ट्रार से अलॉट करते हैं और सबमिट करते हैं आरडीए को। सही। तो जब तक ये सोसाइटी ही गैर कानूनी है, हामिद साहब, सोसाइटी गैर कानूनी है, ये पूरी सोसाइटी को गैर कानूनी कहा जाएगा? सोसाइटी कानूनी है, रजिस्टर्ड है अंडर द लॉ, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, लेकिन उसका जो अमल है, जो उसकी ये बिजनेस जो रन कर रही थी इंतजामिया कमेटी, दे आर नॉट डूइंग अंडर द बाईलॉज, जो रजिस्टर्ड बाईलॉज हैं उनके अगेंस्ट कर रही थी। ठीक है सर। उस वजह से इनको अभी जो कंप्लेंट से इनको निकाला है या सस्पेंड किया है, ये भी इसी बुनियाद पर है। इस वक्त एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है वो इंक्वायरी कर रहे हैं, एंटी करप्शन अटक भी कर रहा है, एंटी करप्शन चकवाल भी कर रहा है, एंटी करप्शन जो है ना पिंडी भी कर रहा है और सगोदा भी। 4 एजेंसीज इसकी जो है ना मुख्तलिफ कर रही हैं। डिपार्टमेंट ने भी 43 की इंक्वायरी। अब ये जो हाजी रफीक साहब जैसे और इनके भाइयों जैसे और दीगर लोगों जैसे जो मुतासरीन हैं जिन्होंने लाखों रुपए या करोड़ों रुपए खर्च किए हुए हैं, इनके लिए आपके ख्याल में क्या कोई दादरसी इनकी हो सकती है? इनको पैसे मिल सकते हैं या इनको इनके पैसों के एवज जमीन मिल सकती है? और ये कब तक हो सकता है? जो हमारी जो यहाँ रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो मुझसे पहले डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव जो थे वो डील कर रहे थे, तो उन्होंने इनको नोटिस जारी किया है बिल्डर्स को, जो सो कार्ड बिल्डर जिन्होंने इसके साथ मैनेजमेंट के साथ मुआहदे किए थे कि जी हम जमीन को ट्रांसफर करेंगे इन फेवर ऑफ द सोसाइटी। अब देखिए ना, उन्होंने जमीन प्रॉपर पूरी जो है ना वो इन फेवर ऑफ सोसाइटी जो है ट्रांसफर नहीं की, लेकिन उसके बदले में फ्रॉड कर दी, फाइलें वो जो है वो दे दी लोगों को। अब ये तो लोगों को भी चाहिए था कि सबसे पहले ये दे शुड इंश्योर इट। आप कहते हैं जी मुश्तरी शहरबाज होता है, तो उसको इंश्योर करना चाहिए था कि ये जमीन सोसाइटी के नाम पे मुंतकिल है भी या नहीं है। हम ऐसे तो नहीं लूटे जा रहे। ये चीजें जो है जहाँ मैनेजमेंट की ड्यूटी थी वहाँ ये खरीदने वालों की भी ड्यूटी है। तो एक सफेद कागज या एक कागज, प्रिंटेड कागज जिसके ऊपर मेंबरशिप लिखा हुआ है, तो जस्ट मेंबरशिप के अगेंस्ट वो पैसे इतने कॉस्ट ऑफ लैंड भी और डेवलपमेंट चार्जेस भी एक अननोन बंदे को, अनऑथराइज्ड बंदे को दे रहे।
कोऑपरेटिव सोसाइटी तो रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका जो मैनेजमेंट है, जो इसकी चला रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग द ड्यूटी अंडर द लॉ। ठीक है। अच्छा, अब अजहर सदीक साहब, अभी अब आपके सारे, मैं सर जरा साथ रहिएगा हामिद साहब। अजहर सदीक साहब, ये सारा मामला आपके इल्म में आ गया कि 2004 में इन्होंने जगह खरीदी और बाकी की कहानी आपने सुन ली है हामिद अली साहब से, तो सरकार कहीं एग्जिस्ट करती है आपके ख्याल में? हम असल में रह रहे हैं पत्थरों के दौर के जमाने में। दुनिया इतनी तेजी से एडवांस हो गई है, ये कोई मुश्किल काम है कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, कितनी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, उसका रजिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म जो है वो बाकायदा वेबसाइट पे डाल दे, वेबसाइट पे हर चीज मैनेज करे और उसकी रेगुलेशन, ट्रांसफर वो करे सोसाइटी। लेकिन इनके पास मैकेनिज्म हो हुआ बैठकर हर चीज नेट के ऊपर अवेलेबल हो, किसी आदमी ने बाहर बैठ के भी देखना हो। ये जो कह रहे हैं ना मुश्तरी और शहरबाज, मुश्तरी और शहरबाज बेचारा वो तो कहीं फर्ज करे बाहर से आया है, आगे जगह ढूंढ रहा है, उसे कोई जगह अच्छी लगी, उसने कहा बस वहाँ आसपास लोगों से पूछा, सबने कहा सब अच्छा है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी गया, उन्होंने भी कहा रजिस्टर्ड है, किसी ने ये नहीं बताया कि ये जो लैकूनाज है। अब दौर आ गया है, हमें जरा, हमको 21वीं सदी आ चुके हैं, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट सारा इसको कंप्यूटराइज करे, तमाम जितनी सोसाइटी है रजिस्टर्ड है उनके बाईलॉज के हैं, बाईलॉज वेबसाइट पे डाले, सोसाइटी पे पाबंदी और ट्रांसफर चाहे वही। मॉडर्न दौर आ गया, तस्वीरें उतरे, बाकायदा नादरा, यानी हमारे यहाँ सिस्टम मौजूद है, नादरा का सिस्टम लेकर अंगूठे लगाकर वो हर चीज बैठ के मैनेज कर दे, कोई मुश्किल नहीं है। अब आते हैं बात दूसरी तरफ कि 2004 के बाद हमारा क्या काम हुआ है। देखिए यहाँ वो तो अपने से कोशिशें करते रहे होंगे, लेकिन उन्होंने कंप्लेंटें दायर नहीं की। असल जो इनका हमीद साहब का काम था कि यकीनन अगर की भी होंगे कंप्लेंटों को उन्होंने परसू नहीं किया। अब कोऑपरेटिव एक्ट के तहत जो प्रोसीजर दिया हुआ तो प्रोसीजर को फॉलो करते नहीं होता था। अब ये थोड़ी सी दरवाजे तो खटखटाने चाहिए था इन्हें, हाई कोर्ट में आते, अब ना से ही करते। आज कम से कम यही वाला एक इशू है, तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिख दे कि जनाब मेरे साथ ये मसाइल पैदा हुए हैं, आपको या खुद नोटिस दे लें, नहीं तो यहाँ किसी में भिजवा दें लाहौर में। आज इस वक्त जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हमारी सुप्रीम कोर्ट जो इंसाफ दे रही है दरवाजों पर, इससे अपना पहले मिसाल नहीं मिलती है। इनका जनरल इशू है, लेकिन प्रॉब्लम क्या अभी आप नहीं, लेकिन आज़ाद साहब आपने सुना ना कि अभी हामिद साहब ये कह रहे हैं कि ये जो सोसाइटी है ये तो सही है, लेकिन ये सोसाइटी में जो जिस तरीके से ये पैसे वसूल कर रहे हैं वो गैर कानूनी तरीके से वो ले रहे हैं और उनका तरीक़ेकार भी सारा गैर कानूनी है। सवाल मेरा ये पैदा होता है कि सरकार के इल्म में ये बात है और फिर कार्रवाई नहीं हो रही, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए दो तीन चीजें समझिएगा, ये सीधे हम कहते हैं मिली भगत, टेबल के नीचे अपना हाथ गर्म कर देना, ये मिली भगत से ये निजाम चलता है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट मिला हुआ है, कोई माने या ना माने, यानी यहाँ जैसा ये मैकेनिज्म है, इन्होंने इनके जिम्मे इंस्पेक्शन का काम है, इन्होंने उसके अकाउंट इंस्पेक्शन कितनी दफा कराए, कितनी दफा ऑडिट कराए, यानी अगर ऑडिट कराए होते तो ये सामने आ जाने की। ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट वजह छोटा सा डिपार्टमेंट है, चंद लोग हैं, तो इसीलिए यहाँ पर फ्रॉड और इस तरह की बातें बहुत ज्यादा होती है। यानी यहाँ जैसे मैंने कहा इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज की तरफ लेके जाए, ऑडिट अकाउंट भी अवेलेबल है इसके ऊपर। और मैं कोई रिस्पॉन्स करना चाहता हूँ। जी हामिद साहब। जी ये जहाँ तक ये मेरे काबिल दोस्त का ने कहा है कि ये मैकेनिज्म को अब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने पिछले 3-4 सालों से बायोमेट्रिक जो है ना वो ट्रांसफर होती है, और तमाम जो है ना सेलर जो परचेजर भी दे कम टू द सोसाइटी ऑफिस, और सामने वो बायोमेट्रिक सिस्टम के साथ उनकी ट्रांसफर होती है जो वेबसाइट पे है। नहीं तो अब 2004 में इन्होंने सर ले ली ना जमीन, 2004 में इन्होंने पैसे खर्च किए। कितने लोगों को डरवाया आपने? कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने खुद अभी तक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का इख्तियार है इंक्वायरी करने का, इंक्वायरी करके रिपोर्टर लाके आपने नैब में कितने केस भिजवाए हैं तक? ये सर इस वक्त मैं आपको बताता हूँ कि 43 की इंक्वायरी ये रिकॉर्ड पिछले 3 साल से नहीं दे रहे थे ये जो मैनेजमेंट है। अब मैंने इनसे टेक ओवर करके तमाम रिकॉर्ड इंक्वायरी ऑफिसर को दिया है, एंटी करप्शन वालों को भी दिया है, सब सारा कुछ इंशाल्लाह विद इन अ मंथ 20 डेज ये सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि भला करना लोगों का, आप ये वेबसाइट पे जरूर डालिएगा। और एक गुजारिश और अखबार में इश्तहार दे दें कि आप ये चीजों का ये बैठ के ये वेबसाइट पे एक चीज इन्वॉल्व है, और तमाम को एक और काम कर लें, तमाम सोसाइटियों में पोर्शन जारी कर दें
ये काम इतना हो ना भला हो जाएगा लोगों का। और ये जितना चैनल 92 ये आवाज इंडी डिवीजन में ये बहुत बड़ी लेखी कर रहा हूँ, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं हो रही, ये बहुत बड़ी लेखी है। जी जी हामिद साहब, इंशाल्लाह जब से मैं हूँ इधर, इंशाल्लाह पिंडी डिवीजन में तमाम चीजें जो है ना वो ऑनलाइन होंगी और कोई ऐसा जो है ना मसला नहीं होने देगा। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हामिद साहब, ये अभी भी सेल परचेज हो रही है ना इस सोसाइटी में, कोऑपरेटिव में? जी वो उसकी हो रही है जो मौजूद है। मैंने लेआउट प्लान के मुताबिक जो जमीन सोसाइटी की फेवर में इंतकाल शुदा है और उसका प्लेन जो है ना इन्होंने आरडीए में सबमिट किया हुआ है, उसके मुताबिक ट्रांसफर और जो है ना होती है। तो ये बताएं कि ये जो 338 आप कह रहे हैं कि 338 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं मगर उनकी कोई जमीन नहीं है, सर इसको फ्रॉड कह सकते हैं आप एक सादा अल्फाज में? जी बिल्कुल कह सकते हैं। तो जो फ्रॉड है, उस जिस शख्स ने फ्रॉड किया है उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी लॉन्च करके, देखें मेरी बात सुने, उनको भी नोटिस भी जारी किए हैं अपनी तरफ से और उनके खिलाफ इंक्वायरी जो है ना वो एंटी करप्शन में भी हो रही है और हमारा डिपार्टमेंट ने भी, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पंजाब ने भी 43 की इंक्वायरी के आर्डर जो कानून और एक्ट के मुताबिक है। अच्छा, अब एक आखिरी बात मुझे ये बताइएगा कि सादा लफ्जों में ये जो हाजी रफीक साहब और इनके भाई हैं या इस तरह के 338 लोग और, इनको इनकी जमीन कब मिल जाएगी या इनको पैसे इनके वापस कब मिल जाएंगे? ये मेरे पास आ जाएं ये चीजें, जो ये अपना कोई अलॉटमेंट लेटर कुछ चीजें लेके, तो देन मैं इसका हल बता सकता हूँ। सर वो आए या ना आए, हल तो आपके पास, आपके इल्म में तो मसला है ना, आपको ये तो पता है ना कि 338 ऐसे लोग मौजूद हैं। ये वो उसके लिए हमने बिल्डर्स को, जो बिल्डर इस वक्त एक तो कत्ल के मुकदमे में मोहम्मद से अंदर है और दूसरा जो बिल्डर कमाल पाशा भी है कोई की है, उसके खिलाफ 50A का हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1925। जी हेलो, जी उसके तहत उसके खिलाफ डिग्री हुई है और मुतलका जो एजेंसीज है यहाँ कोऑपरेटिव की, उन्होंने उसको डिमांड नोटिस और उसके खिलाफ जो है ना एक्शन भी इनिशिएट किया हुआ है। सही है। तो अब हाजी रफीक साहब, आखिर में अब जाते जाते ये जो आपने सारी बातें हामिद अली शहजाद साहब की सुनी है, तो आप इससे मुतमईन हुए हैं सर कि आपको आपकी कोई रकम मिल जाएगी या जमीन मिल जाएगी? हाँ जी, अल्लाह करे ऐसा हो। ये एक तो पहली बात ये है कि सैकड़ों में नहीं है, हजारों में लोग हैं और हर साल अल्लाह के फजल से ये बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि इन्होंने देखें ये सोसाइटी रजिस्ट्रार साहब के अंडर आती हैं। अगर ये बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं या करना नहीं चाहते तो दैट इज डिफरेंट मैटर, लेकिन ये करना चाहे क्योंकि ये अथॉरिटी है, ये उनको पूछ सकती है भाई ये फलां बंदे ने जमीन के पैसे दिए हैं, आपने उसको लेटर इशू किया है, आप उसको जमीन दो, कहीं से भी पैदा करके जमीन दो। अगर ये कहें तो हो सकता है। ये सारा मामला एक्चुअली वो करप्शन की वजह से सारा हो रहा है, क्योंकि फ्रॉम टॉप टू बॉटम सारी करप्शन की वजह होती है। कोई बंदा दूसरे को नहीं कह सकता कि आप इसको जोर मारें, क्योंकि वो उससे भी कौन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाजी रफीक साहब आपका भी, और हामिद अली शहजाद साहब, अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। हम इस पर दूसरी मरतबा प्रोग्राम कर रहे थे, ज़रूरत पड़ी तो तीसरी मरतबा भी करेंगे और बार बार करेंगे, क्योंकि इस पर हुकूमत का जागना बहुत ज़रूरी है। ये 338 लोगों का मामला है और अभी तक ये मसला हल नहीं हो रहा और ऐसा लगता है कि सीरियसली अभी तक इसको टेकअप भी नहीं किया गया। बहरहाल ये आज का प्रोग्राम था, अपना फीडबैक दीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।